हेलो फ्रेंड्स, हम अपने आज की वीडियो में शिक्षण अधिगम का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अपेक्षित अधिगम स्तर, जिसे हम इंग्लिश में एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल कहते हैं। जान लेते हैं कि अपेक्षित अधिगम स्तर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। तो अपेक्षित अधिगम स्तर 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अपेक्षित, जिसे हम इंग्लिश में एक्सपेक्टेड कह सकते हैं। निर्धारित न्यूनतम दक्षताएं जिनकी प्राप्ति की आशा या अपेक्षा की जाए। इसका संबंध दक्षताओं के उस अंश से है जो निर्धारित कक्षा के शिक्षार्थियों को निश्चित समय में अर्जित कर लेना है। दक्षता का अर्थ किसी कार्य विशेष को कुशलतापूर्वक पूर्ण कर लेने की क्षमता से है। कहने का मतलब है आपसे ऐसी अपेक्षा की जाती है कि कक्षा 2 तक आपको गिनती और पहाड़े 10 तक आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे किसी बच्चे से आप अपेक्षा कर रहे हैं तो कक्षा 2 और जैसे उसकी कंप्लीट होती है तो उसे ये चीज़ें आ जानी चाहिए। तो ये अपेक्षित कहलाता है कि आप उससे अपेक्षा कर रहे हैं ऐसी। ये न्यूनतम दक्षताएं हैं जो कक्षा 2 के बच्चे को अर्जित करनी चाहिए। ठीक है, उसे आना ही आना चाहिए। फिर है अधिगम। अधिगम का अर्थ है सीखना, अर्थात ज्ञान, समझ, मूल्य, कौशल व व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। तो अधिगम का मतलब तो आप जानते हैं, साइकोलॉजी में आपने पढ़ा भी है, ठीक है, बाल विकास में, कि अधिगम किसे कहते हैं। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, ठीक है, या जो ज्ञान होता है, समझ होती है, मूल्य होते हैं, कौशल वगैरह, ये सारे अधिगम के अंतर्गत आते हैं। और अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन होना। अब बात आती है तीसरे शब्द की, जो है स्तर। स्तर से मतलब होता है लेवल, इंग्लिश में लेवल कहते हैं। उपलब्धि या संप्रति का स्तर, कि किस लेवल पर आप चीज़ों को सीख रहे हैं, क्या आपकी उपलब्धि का स्तर है। ठीक है, आपने कितना अर्जित कर लिया है, कितना आप अर्जित करने वाले हैं, ये सब चीज़ें कहलाती हैं स्तर। तो आप समझ गए होंगे कि अपेक्षित अधिगम स्तर किसे कहते हैं। तो अपेक्षित अधिगम स्तर का मतलब है कि एक ऐसा स्तर जिस पे अपेक्षा की जाती है कि आपने इतनी चीज़ें सीख ली होंगी। कक्षा 2 के लिए अलग, आपने देखा होगा कि सभी का पाठ्यक्रम अलग अलग होता है। कक्षा 2 के बच्चों का अलग होता है, कक्षा 3 के बच्चों का और ब्रॉड होता है, कक्षा 4 के बच्चों का और ब्रॉड होता है। तो धीमे धीमे स्तर भी कठिन होता जाता है और उस क्लास के बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि इतना बच्चों को आता होगा। चलिए अब डीपली पढ़ लेते हैं इसे क्या क्या है। 2016 में और 19 के जो डीएलएड के पेपर आए थे उसमें ये क्वेश्चन आया था अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना के बारे में। तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करके उसे मौलिक अधिकार बनाया गया। पहले ये मौलिक अधिकार नहीं था, ठीक है, तो फिर बाद में इसे मौलिक अधिकार बनाया गया। किस एज के बच्चों के लिए है, तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे, आपको याद रखना है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान आया है। ठीक है, एज याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए यह जरूरी समझा गया कि प्रारंभिक कक्षा के प्रत्येक स्तर पर सीखने के कुछ ऐसे स्तर या दक्षताएं निर्धारित किए जाएं जिन्हें प्रत्येक बच्चा उस स्तर तक अवश्य सीख ले। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी कि हर स्तर पर कुछ चीज़ें निश्चित कर दी गई कि इस स्तर पर बच्चे को ये चीज़ आनी चाहिए। कक्षा 2 के बच्चे को 100 तक गिनती आनी चाहिए, कक्षा 3 के बच्चे को 20 तक पहाड़े आनी चाहिए, कक्षा 4 के बच्चों को, तो ऐसे करके हर चीज़ पे फिक्स कर दिया गया कि हर क्लास में क्या क्या बच्चों को आपको सिखाना है एक निश्चित समय के अंतराल के अंदर। तो ये था। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस बात पर बल दिया गया। स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए न्यूनतम स्तर निर्धारित किए गए जिससे सभी छात्र निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त कर सकें। इसे न्यूनतम अधिगम स्तर, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग कहा गया। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसे अनिवार्य अधिगम स्तर कहा गया। मतलब पहले इसे क्या कहते थे, तो इसे बोलते थे न्यूनतम अधिगम स्तर, कि इतना न्यूनतम है, इतना आना चाहिए बच्चों को। बाद में जब से इसे संशोधन किया गया, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, तो इसे अनिवार्य अधिगम स्तर कहा गया कि इतना अनिवार्य है, इतना बच्चों को आना ही आना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हो गया, अपेक्षित अधिगम स्तर का 3 शब्दों से मिलकर बना है। अपेक्षित का अर्थ है निर्धारित न्यूनतम दक्षता जिससे प्राप्ति की आशा की जाए। ठीक है, मतलब ऐसी दक्षता जिसकी प्राप्ति की आशा की जाती है, कितना बच्चों को आना चाहिए। अधिगम का अर्थ क्या है, तो अधिगम से अभिप्राय है सीखना, ज्ञान, कौशल वगैरह, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। और अधिगम किसे कहते हैं, तो व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। फिर तीसरी बात है स्तर की। स्तर को इंग्लिश में लेवल कहते हैं। ज्ञान या उपलब्ध ज्ञान की सीमा को स्तर कहा जाता है कि कितना आपको पहले से आता है और कितना आप सीख सकते हैं चीज़ों को, तो ये स्तर कहलाता है। तो तीनों चीज़ें हो गई। आप लिख सकते हैं कि अपेक्षित अधिगम स्तर 3 शब्दों से मिलकर बना है। अपेक्षित के बारे में लिख देंगे, अधिगम के बारे में लिख देंगे, स्तर के बारे में लिख देंगे, और बता देंगे कि कब शिक्षा नीति आई थी। ठीक है, कि अनिवार्य शिक्षा कब लागू किया गया और इसका अर्थ क्या था, पहले से क्या कहते थे, तो पहले से मिनिमम कहते थे कि इतनी न्यूनतम दक्षता होनी चाहिए। बाद में जब नई शिक्षा नीति आई तब इसे अनिवार्य अधिगम स्तर कहा गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको लिख देनी है। अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ है कि प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निर्धारित दक्षताओं को प्रत्येक छात्र निश्चित समय में पूरा कर ले। ठीक है, मतलब निश्चित समय में अवश्य प्राप्त कर ले।
सीखने की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है, परंतु अपेक्षित स्तर मतलब ऐसा स्तर जिसकी आशा की जाए तक बच्चों को पहुंचाने हेतु उचित अवसर व वातावरण जरूर दिया जाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक 3 साल का बच्चा है तो उसे क्या क्या आना चाहिए। कम से कम उसे अपना नाम, माता पिता का नाम और रहने का स्थान पता होना चाहिए। ठीक है, आप 3 साल से क्या अपेक्षा करेंगे 30 साल के बच्चे से कि कम से कम उसे अपना नाम आता हो, माता पिता का नाम आता हो और रहने का स्थान कहाँ है, ये चीज़ें उसे पता होनी चाहिए। तो उसके लिए यही अपेक्षित ज्ञान है, अपेक्षित अधिगम स्तर है। अब हम अपेक्षित अधिगम स्तर का उद्देश्य देख लेते हैं कि क्या उद्देश्य हैं अपेक्षित अधिगम स्तर के। पहला है कि छात्रों में समान से अच्छी गुणवत्ता की प्राप्ति सुनिश्चित करना, कि जितने भी बच्चे एक क्लास में हैं उन्हें समान चीज़ें आनी चाहिए। जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं सब बच्चों को समान रूप से पढ़ाना है और उन्हें उस स्तर पर उन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना, मतलब उनसे भेदभाव नहीं करना है कि कोई अमीर बच्चा है कोई गरीब का बच्चा है, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं करना है। समान रूप से उन्हें शिक्षा देनी है, एक स्तर पे उन्हें शिक्षा देनी है। ठीक है, जैसे अगर हमने रखा है कि अपेक्षित अधिगम स्तर 2 साल के लिए कितना होना चाहिए, या कक्षा 2 के लिए कितना होना चाहिए, कक्षा 3 के लिए कितना होना चाहिए, तो उतना ज्ञान उन्हें होना चाहिए। तीसरा है उन्हें निर्धारित कुशलताओं में पारंगत बनाना। तो इसका भी मतलब है कि जो चीज़ें उन्हें सिखानी उन्हें सिखाएं और उन्हें पारंगत बनाएं उन चीज़ों में। तो ये थे अधिगम स्तर के उद्देश्य। तो अपेक्षित अधिगम स्तर का यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपसे आता है एग्जाम में तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री। कई बार आपने ये चीज़ें सुनी होंगी, जब भी आपने शिक्षण अधिगम का चैप्टर पढ़ा होगा या शिक्षण अधिगम बुक जब पढ़ी होगी तो कई बार ये चीज़ें आती हैं सुनने में। तो जो शिक्षण अधिगम सामग्री होती है इसे क्या कहते हैं, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसे बोलते हैं, शॉर्ट में इसे TLM बोलते हैं। ठीक है, और टीचिंग एड्स भी इन्हें बोल सकते हैं हम। तो याद रखिए TLM के बारे में अगर लिखने को आए तो आपको यही चीज़ें लिखनी है। 2016 में आया है, 17 में आया है, 18 में आया है, तो हर बार आता है ये क्वेश्चन, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस पर। तो किसे कहते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री? जिस सामग्री का प्रयोग शिक्षक शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं तथा विद्यार्थी उसे देखकर और सुनकर एवं प्रयोग करके सीखते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। शिक्षण अधिगम सामग्री से शिक्षण में केवल सरलता ही नहीं आती बल्कि नवीनता का भी समावेश होता है। कहने का मतलब है, आपने देखा होगा जब टीचर आपको पढ़ाते हैं तो वो कई चीज़ों का यूज़ करते हैं। कुछ चार्ट्स वगैरह वो लेके आते हैं, कभी क्या करते हैं अगर मैथ पढ़ा रहे हैं तो स्केल वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ लेके आते हैं जिससे आपको सरलता हो। सामाजिक विज्ञान का टीचर है तो वो क्या करेगा, अपने साथ मानचित्र लेकर आएगा, उसमें समझाएगा। तो कई चीज़ों का वो यूज़ करते हैं। तो जिन चीज़ों का यूज़ करके वो आपको पढ़ाते हैं, क्यों करते हैं? ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएँ, सरल लगें और आप अच्छे से उसे समझ पाएँ। जैसे चार्ट का यूज़ करते हैं तो चार्ट में आपको बताते हैं कि ये इंग्लैंड है, इसने भारत पर कब्जा किया, तो इंग्लैंड को दिखाते हैं कि किस जगह इंग्लैंड है, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि इस जगह पे इंग्लैंड है और वो इतनी दूर चलकर भारत आया, उसने भारत पे कब्जा किया, कई देशों पर उसने अपने अधिकार में ले रखा था। तो ऐसे करके चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। इसलिए टीचर क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। और जो सामग्री होती हैं जिनका आप पे प्रभाव पड़ता है तो वही सामग्री कहलाती है शिक्षण अधिगम सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री। सहायक सामग्री इसलिए कहते हैं क्योंकि टीचर को भी सहायता प्रदान करती हैं और बच्चों को भी सहायता प्रदान करती हैं सीखने में चीज़ों को। मैकॉन्ट तथा रॉबर्ट्स के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है? तो शिक्षण अधिगम सामग्री छात्रों की एक से अधिक इंद्रियों को प्रभावित करके पाठ वस्तु को सरल, रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है मैकॉन और रॉबर्ट्स ने? इन्होंने कहा कि शिक्षण अधिगम सामग्री वह सामग्री है जो छात्रों की एक से अधिक इंद्रियों को प्रभावित करके पाठ वस्तु को सरल, रुचिकर व प्रभावशाली बनाती है। अब एक से अधिक इंद्रियां कौन कौन सी प्रभावित होती हैं? तो आप क्या करते हैं, सुनते भी हैं चीज़ों को। ठीक है, वो बोल रहा है तो आप सुन रहे हैं। ठीक है, कान आपके सक्रिय हैं। उसके बाद अगर वो आपको कोई चीज़ दिखा रहा है, चार्ट दिखा रहा है, मॉडल दिखा रहा है, ग्लोब वगैरह दिखा रहा है, तो आप देख भी रहे हैं, तो आपकी आँखें भी सक्रिय हो रही हैं ना, तो ये भी एक इंद्रिय है, आँखें सक्रिय हो रही हैं। अगर आपको बोर्ड पर बुलाकर चीज़ें दिखा रहा है तो आप टच करके भी देख रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो कई इंद्रियां प्रभावित होती हैं इससे और चीज़ें क्या हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं आपके लिए, आपकी रुचि बढ़ जाती है और आपके लिए प्रभावशाली बन जाती हैं वो। तो ये है शिक्षण अधिगम सामग्री। इसे हम लोग शॉर्ट में TLM कहते हैं। TLM की फुल फॉर्म में याद रखना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब हम पढ़ेंगे शिक्षण में सहायक सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व। क्यों इतनी आवश्यकता पड़ती है हमें सहायक सामग्री की और उसका महत्व क्या है? पहला क्या है, विषय वस्तु को रोचक एवं आकर्षक बनाने में। जब भी आपको टीचर पढ़ा रहा है तो वो अपनी चीज़ को थोड़ा रोचक बनाने के लिए और थोड़ा आकर्षक बनाने के लिए सहायक सामग्री का यूज़ करता है। दूसरा है शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने में। तो शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने में भी सहायक सामग्री का यूज़ किया जाता है।
फिर है कक्षा के नीरस वातावरण को रुचिकर बनाने में। आपने देखा बच्चे बोर हो रहे होते हैं, लेकिन आप कोई नई चीज़ उन्हें दिखाते हैं तो उनका सारा फोकस उस पर पहुंच जाता है। तो जो नीरस वातावरण होता है वो रुचिकर बन जाता है। फिर फोर्थ है समय और शक्ति की बचत। आप क्या करते हैं, चीज़ों को बोलकर समझा रहे हैं कि इंग्लैंड है जो कि यूरोप में है, और फिर वहाँ से अंग्रेज आए, ऐसे करके सन 1600 में आए, ये वो करके पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप चार्ट से दिखा देते उन्हें कि ये यूरोप है पूरा महाद्वीप, यहाँ पर इंग्लैंड स्थित है और इंग्लैंड से अंग्रेज आए थे, तो इससे क्या होता है, आपकी समय बच जाता है ना, और शक्ति भी बच जाती है। जो आप 4 बार बता रहे हैं बच्चों को, यूरोप बहुत बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, 7वें नंबर पर आता है, यहाँ पर स्थित है, ऐसे करके चीज़ों को बता रहे हैं, तो आपकी शक्ति भी बच रही है, समय भी बच रहा है। फिर है अभिप्रेरणा प्रदान करने में। इससे बच्चे प्रेरित होते हैं, ठीक है, तो मोटिवेशन का भी काम करता है ये। फिर है अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए। अब चीज़ें बच्चे सुनते हैं तो खाली सुन के रह जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप उन्हें देखकर चीज़ों को बताते हैं तो वो ज्ञान उनका स्थायी हो जाता है, वो समझते हैं चीज़ों को। फिर एक कल्पना, तर्क एवं निर्णय शक्तियों का विकास करने में भी सहायक सामग्री का यूज़ किया जाता है। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होता है सहायक सामग्री की यूज़ से। फिर है ध्यान एवं एकाग्रता विकसित करने में सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये थे इसके शिक्षण क्या नाम, सहायक सामग्री का आवश्यकता और महत्व क्यों है इतना, ठीक है। तो शिक्षण में सहायक सामग्री का जो महत्व है और जो आवश्यकता है वो दिखाया गया इन पॉइंट्स में। आप 5 से 6 पॉइंट्स याद रख लीजिएगा इसके, जो भी आपको सही लगे। अब हम पढ़ेंगे शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार, कि किन किन आधार पर शिक्षण सामग्री को बांटा गया है। तो यहाँ पर 2 आधारों पर शिक्षण सामग्री को बांटा गया है। पहला इंद्रियों के आधार पर और दूसरा है उपलब्धता के आधार पर। तो पहला हम पढ़ लेते हैं कि इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सामग्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला दृश्य सामग्री, जिसे इंग्लिश में विजुअल एड्स कहते हैं। वे उपकरण जिनमें केवल आँखों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। मतलब वे चीज़ें जिन्हें आप सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है, उनसे कोई आवाज़ नहीं निकल रही, सिर्फ आप देख रहे हैं उन चीज़ों को, तो वे आती हैं आपकी दृश्य सामग्री में। जैसे मॉडल, कोई भी टीचर आपको मॉडल बना के दिखा रहा है तो आप सिर्फ उसे देख रहे हैं, उससे कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है, सुन नहीं पा रहे हैं आप उससे कुछ, सिर्फ देख रहे हैं। चित्र अगर आपको कोई दिखा रहा है तो चित्र भी आप देख सकते हैं, चार्ट भी आप देख सकते हैं। श्याम पट है, जैसे बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, उस पर लिख रहे हैं तो वो देख ही तो रहे हैं आप, आवाज़ तो नहीं आ रही ना उससे कुछ, तो ये दृश्य सामग्री में आएगा। ग्राफ है, मानचित्र है, बुलेटिन बोर्ड आप याद रखिएगा, और कार्टून, ये सारे आपके दृश्य सामग्री में आते हैं। बुलेटिन बोर्ड आप याद रखिए, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, आपने कई बार बच्चों की क्लासरूम में गए होंगे, जो आजकल इंग्लिश मीडियम की क्लासेस रहती हैं, उसमें क्या रहता है, क्लास के पीछे के हिस्से में एक बोर्ड टंगा होता है, जिसमें क्या नाम है, कई सारे कागज़ चिपके होते हैं, ठीक है, उसमें पंच करके कागज़ लगा दिए जाते हैं, तो कई तरीके के मॉडल वगैरह या चार्ट्स वगैरह जो होते हैं वो उसमें लगे होते हैं, तो वही कहलाता है आपका बुलेटिन बोर्ड। जिसमें कई क्या नाम है, जो न्यूज़ वगैरह भी होती है नई, ठीक है, तो वो भी लगी होती है, या कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह आते हैं तो वो भी उसमें चिपका दिए जाते हैं, तो वो होता है बुलेटिन बोर्ड। तो याद रखिएगा, उसे भी आप सिर्फ देख सकते हैं, और वो दृश्य सामग्री में आता है। सेकंड है आपका श्रव्य सामग्री, इसे हम लोग ऑडियो एड्स कहते हैं, ठीक है। तो ऑडियो एड्स में क्या आते हैं कि वे उपकरण जिनमें कानों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिन सामग्री के द्वारा आप चीज़ों को सुन सकते हैं, ठीक है, देख नहीं रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं चीज़ों को, तो वो आती है आपकी श्रव्य सामग्री में। इसमें आपका रेडियो आता है, रेडियो में भी आप चीज़ें सुन रहे हैं, देखने को तो नहीं मिल रहा है ना कुछ भी। ग्रामोफोन है, जिसे आप कान में लगाए घूमे रहते हैं, ठीक है, उससे भी चीज़ें सिर्फ सुनने को मिलती हैं। और तीसरा है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर में क्या करते हैं, आप चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उन्हें सुनते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ें आपकी श्रव्य सामग्री में आती हैं। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा कि ये तीनों श्रव्य सामग्री हैं। फिर तीसरा है आपका श्रव्य दृश्य सामग्री, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। वे उपकरण जिनमें आँख और कान दोनों का उपयोग किया जाता है श्रव्य दृश्य सामग्री में आते हैं। मतलब जिन चीज़ों को आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो वे आइटम आते हैं, किस में आते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री में आते हैं। इसमें क्या क्या आता है, तो चलचित्र, चलचित्र से मतलब है टीवी, टीवी में आपने एड्स वगैरह देखे होंगे या प्रोग्राम वगैरह देख रहे हैं, तो आप उन्हें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, ठीक है। तो चलचित्र किस में आता है, श्रव्य दृश्य सामग्री में। दूरदर्शन, दूरदर्शन भी आपने देखा होगा, टीवी पे आता है, चैनल है एक दूरदर्शन, उसमें भी आप चीज़ों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। और चलचित्र से मतलब है कोई भी वीडियो जिसमें आवाज़ भी आ रही हो और आप देख भी रहे हो, तो वो आ जाता है चलचित्र के अंतर्गत। फिर टीवी है, कंप्यूटर है। रोल प्ले से मतलब है कि आप स्कूल में कोई रोल प्ले कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, नाटक वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें बोल भी रहे हैं बच्चे और आप देख भी रहे हैं उन चीज़ों को, तो रोल प्ले आ जाता है। वीडियो कैसेट्स आदि, तो ये सारे आ जाते हैं आपकी श्रव्य दृश्य सामग्री में। फिर सेकंड जो डिवीज़न किया गया है वो किया गया उपलब्धता के आधार पर, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। तो इसमें क्या है, पहला है कि अध्यापकों एवं बालकों द्वारा निर्मित सामग्री, मतलब ऐसी सामग्री जो अध्यापक खुद तैयार करते हैं या बालक तैयार करते हैं, जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है, उनके आधार पर अगर कोई चीज़ तैयार की जाती है
तो वो किस पे आता है, उपलब्धता के आधार पर। दूसरा है बाजार से क्रय सामग्री, मतलब वे चीज़ें जो आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं, ठीक है, तो वो किस में आती हैं, उपलब्धता के आधार पर। जो भी वस्तुएं आप मार्केट से खरीदेंगे वो आएगा आपका बाजार से क्रय सामग्री के अंतर्गत। फिर तीसरा है प्रकृति से प्राप्त सामग्री, मतलब ऐसी चीज़ें जो नेचुरली आपको मिल रही हैं, ठीक है, प्रकृति से आपको प्राप्त हो रही हैं, जैसे बीज है, रेत है मतलब मिट्टी है, या पत्तियां हैं, तो ये सारी किस में आ जाएंगी, प्रकृति से प्राप्त सामग्री में। और चौथा जो आता है इसमें, वो आता है विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री, मतलब उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा जो भी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है वो आती है विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री में। इसमें क्या क्या आता है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सामग्री, ठीक है, ये आप आगे जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा आप उसमें पढ़ेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को, और उसमें कौन कौन सी सामग्री आती है। गणित किट, ठीक है, गणित से रिलेटेड जो भी किट होती है वो इसमें आती है। विज्ञान की किट आती है, और पाठ्य पुस्तकें आदि, जो पाठ्य पुस्तकें जो अवेलेबल कराती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री में। तो याद रखिएगा उपलब्धता के आधार पर कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहली है अध्यापकों और बालकों द्वारा निर्मित सामग्री, दूसरा बाजार से क्रय सामग्री, तीसरा है प्रकृति से प्राप्त सामग्री, और लास्ट है आपका विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री। तो ये चार चीज़ें आती हैं उपलब्धता के आधार पर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को थोड़ा सा हम जान लेते हैं, वैसे ब्रीफ में आप पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, अपने सेकेंड सेमेस्टर में इसके बारे में है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का तात्पर्य है प्राथमिक शिक्षा में व्यवस्थित तरीके से बुनियादी सुरक्षा सुविधा उपलब्ध कराना। इसे 1987 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है, तो जो नई शिक्षा नीति आई थी 1986 वाली, उसमें ये इसका प्रावधान किया गया था, 1987 में से लागू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत दी जाने वाली सामग्री खिलौने, चार्ट, मॉडल, ब्लैक बोर्ड, पुस्तकें, चौक, फर्नीचर, गणित किट आदि। मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से मतलब है कि इसमें क्या है कि जो प्राथमिक शिक्षा जो दी जाती है बच्चों को, उससे उसमें क्या होता है, जो भी सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध कराना बच्चों को। जैसे क्या इसके अंतर्गत कई किट दी जाती हैं, जैसे खिलौने वगैरह, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए खिलौने दिए जाते हैं ताकि वो चीज़ों को सीख सकें सही से। चार्ट है, मॉडल्स हैं, ब्लैक बोर्ड वगैरह, पुस्तकें वगैरह दी जाती हैं बच्चों को, चौक वगैरह, फर्नीचर, गणित किट आदि। तो कई चीज़ें इसके अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि प्राथमिक शिक्षा अच्छे से कराई जा सके बच्चों को। फिर है उत्तम शिक्षण सामग्री की विशेषताएं, कि जो शिक्षण सामग्री होती है वो अच्छी हो, उत्तम हो, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है बिना लागत के प्राप्त, मतलब ऐसी सामग्री जिसमें आपको रुपए खर्च ना करना पड़े, तो ऐसी सामग्री जो होती है वो उत्तम सामग्री कहलाती है। शिक्षण की ऐसी सामग्री जिसमें आपको रुपए खर्च ना करना पड़े तो वो उत्तम शिक्षण सामग्री की कैटेगरी में आती है। दूसरा है अल्प लागत सामग्री, ऐसी सामग्री जिसमें आपको बहुत कम रुपए खर्च करना पड़े तो अल्प लागत सामग्री में आ जाती है, ठीक है, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर वो चीज़ आप फ्री में ही उपलब्ध करा सकते हैं बच्चों को तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उपलब्ध करा रहे हैं तो बहुत कम रुपए भी उसमें लग रहे हैं तब भी बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरा है आपका बहुउद्देशीय सामग्री, मतलब ऐसी सामग्री जिसका एक से अधिक कक्षाओं में आप यूज़ कर सकें, तो ऐसी सामग्री कहलाती है बहुउद्देशीय, मतलब एक सामग्री से आप कई उद्देश्य पूरे कर लें, तो ऐसी सामग्री कहलाती है आपकी बहुउद्देशीय सामग्री। मतलब है एक से अधिक कक्षाओं में आप प्रयोग कर सकें, या एक से अधिक विषयों में आप उसका यूज़ कर सकें, या एक से अधिक पाठों में उसका यूज़ कर सकें, तो ऐसी सामग्री कहलाती है बहुउद्देशीय सामग्री, जहाँ एक सामग्री हो लेकिन कई सारे उद्देश्य पूरे हों। फिर है विषय वार पाठ के अनुरूप, बालकों की रुचि, आयु और मानसिक स्तर के अनुरूप हो, मतलब ऐसी सामग्री उत्तम में आएगी जो विषय वार, जो विषय आप पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से हो, बालकों की रुचि के हिसाब से हो, उनकी आयु और मानसिक स्तर के अनुसार से हो, ठीक है, तो ऐसी शिक्षण सामग्री कैसी कहलाती है, उत्तम शिक्षण सामग्री। तो ये थी उत्तम शिक्षण सामग्री की विशेषताएं। 2016 और 17 में ये क्वेश्चन आया है तो इसे भी फोकस कीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव में सावधानियां, कि हम कैसे अधिगम सामग्री का रखरखाव करेंगे, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी पड़ेंगी। 2019 में इसके बारे में पूछा गया है तो इसे भी अच्छे से पढ़ें। पहला है अच्छी वस्तुओं का प्रयोग, हमें ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करना है जो अच्छी क्वालिटी की हो, ऐसा नहीं कि आप उसे स्टोर करके रखते हैं, चूहे खा जा रहे हैं, ठीक है, ये ख़राब हो जा रही थोड़े दिन में, तो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा है रखने का उचित स्थान, उसे ऐसी जगह रखें जहाँ पे वो सुरक्षित हो, जैसे आप बॉक्स वगैरह में रखते हैं जिसे चूहे नहीं काट सकते, अगर आप खुले में रख देंगे तो चूहे काट देंगे, ख़राब कर देंगे, ठीक है, चार्ट मॉडल ख़राब कर देंगे, तो रखने का भी उचित स्थान होना चाहिए। तीसरा है समय समय पर सफाई, मतलब जहाँ भी चीज़ों को आप रख रहे हैं समय समय पर उनकी सफाई करते रहिए। जैसे पेंट रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो वो ख़राब हो जाती है, ठीक है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय समय पर ख़राब हो सकती हैं, ठीक है, कुछ निश्चित समय के लिए ही चलती हैं, तो उनकी अगर आप जगह जगह पे सफाई करते रहेंगे तो वो ठीक रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। फिर है मरम्मत, जैसे कोई टूटने उटने वाली चीज़ है, जैसे ऐसा रहता है लोहे की कोई चीज़ होती है अगर उस पर पेंट कर देते हैं तो जंग वगैरह नहीं लगती, तो ऐसी चीज़ों की अगर आप मरम्मत भी करते रहेंगे टाइम टाइम पर तो भी वो चीज़ें ख़राब नहीं होती। फिर है प्रयोग में सावधानी, तो जो भी आप चीज़ें प्रयोग कर रहे हैं शिक्षण सामग्री का तो सावधानी से करें, ठीक है, अगर लापरवाही से करेंगे तो हो सकता है वो चीज़ें ख़राब हो जाएँ।
फिर है कीड़ों से बचाव। चीज़ों को ऐसे रखना है जहाँ कीड़ों से बचाव हो सके, ऐसा ना हो कि कीड़े ख़राब कर दें, तो उनके लिए आप कीड़ों की जो दवा होती है वो डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे आप रख रखाव कर सकते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री का। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।